राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक भुवानीवाला जी, राष्ट्रीय महासचिव हमारे युवा साथी विकास गर्ग जी, और यहाँ पर सफ़ीदों में हमारे सभी सम्मानित व्यापारी साथी, अभी सबसे परिचय करवाया। ये एक जिस तरह एक नारा चला था, एक राष्ट्र और एक टैक्स, उसी नीति पे चलते हुए एक राष्ट्र और एक व्यापारी की नीति के तहत हमने व्यापारी संगठन का अभियान शुरू किया है, संगठन को मजबूत करने की कड़ी में। इससे पहले भी हमने काफ़ी मंडियों में और ज़िलों में हमने कार्यकारिणी गठित की है, और उसी कड़ी में आज आपके बंधु के व्यापारियों के, आप सभी व्यापारी के सहयोग से और मीडिया बंधु के सहयोग से आज सफ़ीदों में हम इस कड़ी में आए हैं, और इस संगठन को मजबूत करने के लिए सभी साथियों ने टेलीफोन पे बात हुई, बड़ा प्यार दिया, और हमने ये तय किया है कि आज व्यापारी इस कोरोना के करूर काल में जिस तरह व्यापार सारा चौपट प्राय हो गया है, इसको पुनर्जीवित करने के लिए हम सरकार के साथ क्या सहयोग करें और सरकार से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, इसकी लड़ाई हम इस मंच के माध्यम से लड़ेंगे। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ हम एक कोर कमेटी का गठन कर रहे हैं सफ़ीदों के लिए। आगे वो उस कार्यकारिणी का गठन, वो यहाँ की लोकल जो कोर कमेटी है उसकी कार्यकारिणी शीघ्र ही आपके सामने उजागर कर दी जाएगी, जिससे हमारे संगठन को और मजबूती मिलेगी। क्योंकि सफ़ीदों का व्यापारी बड़ा जुझारू व्यापारी है, हमेशा ही व्यापारी के हितों के लिए सारा का सारा समूह बैठा है, और हर वर्ग से, हर समाज से बैठा है। तो मैं, हमारे बैठे हैं सारे यहाँ लोकल साथी भी आपको मुखातिब होंगे। अब मैं, हमारे भाई विकास गर्ग जी हैं, उनसे कहूँगा, ये हमारा आज का मुख्य मोटिव है, संगठन का पूरा इसके ऊपर हमने फोकस करना है संगठनात्मक तरीके से। और उसके अलावा मैं आपके मीडिया माध्यम बंधुओं से ये भी कहूँगा कि जिस तरह ये किसानों का और आड़तियों का इस सरकार ने जो डिवीज़न करने का काम किया है, उसकी हम और निंदा करते हैं। और ये जो अध्यादेश लाए हैं, इस अध्यादेश की हम भर्त्सना करते हैं, क्योंकि ये एक चोली दामन का साथ रहा है व्यापारियों का, कमेरा वर्ग का और किसानों का। इस कड़ी में जो खलल डाली गई है, इसकी हमारा संगठन इसकी घोर निंदा करता है, और इसको रिव्यू किया जाए। इस जो बिल लाया गया है, अध्यादेश लाया गया है, इसके अंदर जो कुसंगतियाँ हैं उसको दूर की जाए। और जो दोबारा लोग चाहते हैं, आपके पास आज ठीक है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नंबर ठीक है, आपने अध्यादेश ला दिया, परंतु नंबर ऑफ जो ट्रेडर्स हैं, आज 135 करोड़ में से मात्र जो है 125 करोड़ बंदा इनकम टैक्स पेयर है। तो 125 करोड़ में से जो बंदा पेयर है वो हमारा व्यापारी वर्ग ही है, जिससे देश चलता है। आप उनको इग्नोर करोगे तो देश जो है आपको इग्नोर करेगा। इस बात की मैं चेतावनी सरकार को देना चाहता हूँ। और मैं इसी कड़ी में अपने छोटे भाई विकास कर दीजिए, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे मुखातिब होंगे। विकास जी सर। आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री अशोक भुवानीवाला जी, इनके अध्यक्षता में आज हम यहाँ सफ़ीदों में आए हैं सभी व्यापारी भाइयों से मिलने। और हमारे साथ हमारे अभी हमने प्रदेश के संयोजक बनाए हैं श्री गुलशन डंग जी, रोहतक से हैं, व्यापारी नेता हैं। और राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन पूरे राष्ट्र के अंदर व्यापारी हितों के लिए निरंतर काम कर रहा है। अब हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन अपनी कार्यकारिणी गठन करने लग रहा है। अभी पीछे भी जीटी रोड पे लगातार हमारी बहुत सारी मंडियों के अंदर बैठकें हुई, और सब जगह हमने प्रधान बनाए। आज उसी कड़ी में यहाँ सफ़ीदों में हमारा आना हुआ है। और जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो कोरोना का काल चला हुआ है, पूरा देश, पूरा विश्व लॉकडाउन था। और इस लॉकडाउन के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसी वर्ग को नुकसान हुआ है तो वो व्यापारी वर्ग को नुकसान हुआ है, क्योंकि सब कुछ बंद था, दुकानें बंद थी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार लगातार व्यापारी समाज के ऊपर प्रेशर बनाने में लगी हुई थी कि जो आपके कर्मचारी हैं आप उनको मत निकालो, आप उनको नियमित तनख्वाह दो। बहुत सारे व्यापारी भाई हैं जिनकी दुकानें खुद की नहीं हैं, किराए की दुकानें हैं, तो उनके ऊपर किराए का भी वजन था। और हरियाणा में तो जहाँ तक
हमें पता लगा हरियाणा में तो कोरोना काल के दौरान जो बिजली के बिल भी आए वो भी इस सरकार ने अंदाजे से भेजे जो एवरेज के बिल हैं। जहां आपका 2000 का बिल आना चाहिए था वहां 10-10, 12-12 हज़ार रुपये के बिल आए हैं। दूसरी ओर बैंकों की EMIs की बात थी, वो भी व्यापारियों के साथ एक छलावा किया गया। कोई भी व्यापार है वो लोन के माध्यम से चलता है, बैंकों से लोन लिए होते हैं, और जब व्यापारी बंद थे, दुकानें बंद थी, तो वो लोन कहाँ से भरे। इन्होंने EMI का मोडिटोरियम तो ज़रूर निकाला, लेकिन उसमें एक छलावा था। मोडिटोरियम के साथ इन्होंने इतना बड़ा एक ब्याज लगा दिया गया, जितनी आपकी किस्त है उतना ही आपको ब्याज भरना पड़ेगा। तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। और अगर अभी हम हाल फिलहाल की बात करें, मेरे साथी गुलशन डंग जी ने आप सभी को बताया, अभी ये अध्यादेश है जो ये क्या है, किसान का और व्यापारी का कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये सरकार इन दोनों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि किसान भी नहीं चाहता इसको, और व्यापारी तो सड़कों पर आ ही गए हैं, क्योंकि सब मंडियां उजाड़ हो जाएंगी। करोड़ों रुपया एक एक मंडी में लगा हुआ है। अगर सफीदों की बात भी करें तो सफीदों मंडी के अंदर 500-700 करोड़ रुपया व्यापारी भाइयों का लगा होगा। तो दुर्भाग्य की बात है। हम हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि अध्यादेश आप वापस लो। अभी आज ही 1 अक्टूबर है, आज इन्होंने एक नया TCS 1% TCS का भार इन्होंने और व्यापारियों के ऊपर डाल दिया। तो व्यापारी इनको ले दे करके व्यापारी मिल रहा है। कभी शनिवार बंद कर दो, संडे खोल लो, संडे बंद कर दो, सोमवार बंद कर दो, मंगलवार बंद कर दो। नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो हम हरियाणा सरकार से अपील करते हैं, व्यापारी वर्ग अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर ये इसी तरह चलता रहा, व्यापारी भाई सड़कों पर आ जाएंगे और हम सब कुछ बंद कर देंगे, टैक्स भी नहीं देंगे, और हरियाणा सरकार को फिर ये रुकना पड़ेगा। और आज हम यहाँ सफीदों में भी यहाँ अपने एक संयोजक बना करके हम जाएंगे, जो आगे यहाँ सफीदों के अंदर भी कार्यकारिणी का गठन करेगा। अब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्रीमान अशोक बुआनीवाला जी को आप सभी से बात। धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत लंबे समय के बाद रूबरू हो रहा हूँ। बीच में कोरोना भी था और मेरा आना नहीं हुआ। मैं आपके कुशल स्वास्थ्य की और अच्छे बिजनेस की कामना करता हूँ। भगवान आपको तरक्की दे। आज हम लोग गुलशन जी और विकास जी के माध्यम से आपके शहर सफीदों में आए हैं। अमलेश जी ने, रंजन भाई ने, हम सब ने आप लोगों से मिलने का एक अवसर दिया है। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन क्या है, थोड़ा सा मैं इस बारे में बताना चाहूँगा। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन फेडरेशन बॉडी है। बहुत ही फेडरेशन बॉडी में जितनी भी एसोसिएशन पूरे स्टेट में काम कर रही हैं, आड़त एसोसिएशन है, किराना एसोसिएशन है, कपड़ा एसोसिएशन है, होलसेल की कुछ एसोसिएशन बनी हुई है, राइस एसोसिएशन है, हमारी कॉटन मिल की एसोसिएशन है। जितने भी पूरे स्टेट में लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे काम कर रही हैं, उनके कंसोलिडेशन का, उनके पूरे को संगठन को मिलाकर हम लोगों ने ये राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन बनाया। इसमें व्यापारी भाई भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। तो जो कोऑर्डिनेशन का काम जो लोकल संगठनों के माध्यम से भाई बैठे हैं, किराना एसोसिएशन के, किराना एसोसिएशन की क्या समस्याएं हैं वो हमारी फेडरेशन बॉडी को बताएगा, ताकि हम स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर इस बात को आगे तक लेके जाएं। इस तरह का इसका कार्यक्रम रहेगा। अभी तक जितना भी काम हो रहा था व्यापारियों का, वो कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, किसी न किसी लेवल पे हम लोग स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे उसको आगे तक नहीं पहुंचा पाते थे। तो ये राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का मेन काम ये रहेगा कि जिसमें हम सारी फेडरेशन बॉडीज़ को समायोजित करेंगे और उन्हीं लोगों में से ही हम संगठन के ऑफिस बेरर बनाएंगे। हमको नया आदमी जिसका कोई व्यापार नहीं, धंधा नहीं, स्वयंभू प्रधान इस संगठन में किसी तरह का कोई नहीं बनाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मेरे साथियों ने भी बताया, कोरोना से
जो नुकसान व्यापारियों का हुआ है और जो भारत की सरकार ने जो पैकेज अनाउंस किया है वो वास्तव में किसी की जेब तक पहुंचा नहीं है, किसी व्यापारी तक पहुंचा नहीं है, किसी उद्योगपति तक पहुंचा नहीं है। आंकड़ों का एक मायाजाल है और अखबारों में और मीडिया के माध्यम से उसको इस तरह से हमारी जनता तक पहुंचाया गया जो केवल आंकड़े हैं और जेब तक नहीं पहुंच पाए। तो हम लोग इस संगठन के माध्यम से व्यापारी जो मिडिल क्लास व्यापारी है, खास करके खुदरा व्यापारी जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो 1 लाख रुपया पूंजी लगा के बैठा है, 2 लाख रुपया पूंजी लगा के बैठा है, 5 लाख रुपये पूंजी लगा के बैठा है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान इस कोरोना काल में हुआ है। तो वहाँ तक वो पैसा पहुँचे, उसकी स्ट्रेटेजी किस तरह से होनी चाहिए। या तो भारत सरकार ने व्यापारियों का कोई प्रतिनिधिमंडल अपने साथ जोड़ा, उनकी राय मशवरा ली हो, कोई बात की हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठ के और ये सारा खेल रचा गया और व्यापारियों को उस बात का फ़ायदा नहीं मिला। तो हमारा सीधा सीधा इस संगठन के माध्यम से निवेदन है भारत की सरकार से भी और हरियाणा की सरकार से भी कि जो पैसा फिक्स हो, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, जो खुदरा व्यापारी के लिए सीधा उसके अकाउंट में आना चाहिए और उसके अकाउंट में आने से उसी को फ़ायदा मिलेगा, उससे पहले उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और वो लोन की शेप में नहीं जाना चाहिए, वो उसको ग्रांट की शेप में या उसको फ़ायदे की शेप में जाना चाहिए, या उसको इंटरेस्ट फ्री उसको पैसा मिलना चाहिए। तो सरकार उसका स्वरूप बनाए। आज बड़े जो उद्योग घराने हैं उनके इतने बड़े बड़े इंटरेस्ट, इतने बड़े बड़े लोन सरकार जब माफ़ कर रही है तो इन छोटे व्यापारियों की तरफ विशेष ध्यान देकर उनको पुनर्वास, मैं कहूँगा रिहेबिलिटेशन उनको कहूँगा कि उनको करना चाहिए। अभी आंकड़े आए हैं 7 लाख लोगों को हरियाणा के नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ये नौकरी कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, ये नौकरी उन लोगों की नौकरी चली गई जो किसी न किसी व्यापारी की काम कर रहे थे। कोई कपड़े की दुकान पे काम कर रहा था, कोई किराना की दुकान पे काम कर रहा था, कोई और छोटी छोटी दुकानों पे 5,000 रुपये लेके 10,000 रुपये तक की नौकरी कर रहा था। ऐसे लोगों के आंकड़े ये सामने आए हैं। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार इस तरह की हरकतें कर रही है कि न तो व्यापारी की सुन रही है, न किसान की सुन रही है, न हमारे मिडिल क्लास जो ये नौकरी पेशा साथी हैं उनकी सुन रही है। और जो देखो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी गुलशन डंगी ने आपको बताया कि आड़ती और किसान के बीच में दरार डालने का काम हो रहा है। और आप देखिए, किसान जब चलता है अनाज लेकर, अनाज मंडी में आता है, अनाज आड़ती को बेच के जाता है, अनाज बेचने के बाद उसके बाद मजदूर उसमें उस अनाज को छानता है, उसको बोरियों में भरता है, बारदाने में भरता है। तो ये कितनी बड़ी चेन है, कहाँ कहाँ किस किस को बिजनेस मिलता है। तो सरकार उन बड़े घरानों को, बड़े कॉरपोरेट घरानों को ये काम दे रही है। तो ये जो मिडिल क्लास लोग कहाँ जाएंगे। तो जो मिडिल क्लास है उसको गरीब बनाना चाह रही है सरकार, और जो बड़े धनाढ़ लोग हैं उनको और पैसा कमवाना चाहती है। ये मंशा सामने नज़र आ रही है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार मिडिल क्लास के लोगों को, खुदरा व्यापारियों के बारे में कुछ ध्यान दे, सोचे, ताकि हम लोग सारे भाई सर्वाइव कर सकें, सारे खुदरा व्यापारी सर्वाइव कर सकें, सारे व्यापारी। आपने कुछ पूछना है तो। आपका संगठन कितना पुराना है? ये 9 साल पुराना संगठन है जी। राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बना हुआ है। हरियाणा में इसकी ब्रांच बनी हुई थी लेकिन एक्टिव नहीं थी जी। अभी इसको हम लोग एक्टिव कर रहे हैं। एक्टिव कितने वक्त से? अभी शुरू कर रहे हैं? अभी मतलब कार्यकारिणी का गठन अभी हो रहा है? अभी हो रहा है।
जी इसमें यशपाल जी, हमने आपको एक बड़ा अच्छा इसका हम बताते हैं, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। मैं गुस्ताखी माफ प्रधान जी के बीच में से बोल रहा हूँ। हमने ये 4 तारीख को रोहतक से अभियान चालू किया है। रोहतक से पहला अध्यक्ष बनाया था हमने सुमित सोनी जी को, और अब तक हम कम से कम 15 मंडियों और जिलों में इसका अपना विजिट कर चुके हैं और संगठन को खड़ा कर चुके हैं। 4 सितंबर से ये इसी महीने की 4 तारीख से, और इतना व्यापारियों का हमारे को प्यार और मिल रहा है, मोहब्बत। ये इसका जो जीता जागता नमूना है, आप ये सफीदों में ही देख रहे हैं। ये जो आपने मुहिम चलाई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मुख्य उद्देश्य जो व्यापारियों के हितों की लड़ाई है, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। पिछले 6 साल में बीजेपी सरकार का जो सत्ता में रही है, जो नीतियां रही हैं बीजेपी सरकार की, कितने संतुष्ट है व्यापारी या आम आदमी? देखिए, व्यापारी आज आपको तो स्वाभाविक बात है कि सारा व्यापार वर्ग बैठा है, कोई काम उन्होंने अच्छा किया है। एक नरमा पे और जीरा पे ये हमने डिमांड उठाई थी कि उसकी कम कर दी जाए, उसका नतीजा भी अच्छा आ रहा है। इसी तरह हमारी बातें मानते रहते तो ये आज व्यापारी वर्ग जो आज, ये तो कोरोना का काल है, व्यापारी वर्ग निकल नहीं रहा। जब कोरोना न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो व्यापारी, जिस तरह ये सरकार चल रही है, व्यापारी वर्ग सड़कों पर ऐसे आ जाएगा जैसे बिल्कुल पूरा का पूरा जंजाल हो जाएगा। बिल्कुल असंतुष्ट है। जितने भी वर्ग आज बीजेपी सरकार से परेशान है या दुखी हैं, या इस तरह की बातें आए निकल के सामने कई तरह की, क्या 2024 के चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ये जो भाजपा ने अभी इनके पास समय पड़ा है, समय रहते ना चाहते तो भाई सीधी सी बात है, ये व्यापारी वर्ग, मैंने आपको पहले ही कहा है, सबसे बड़ा कोई टैक्स पेयर है, कोई आपका सोर्स ऑफ आपका जो रेवेन्यू का सर्जन है, वो हमारा व्यापारी वर्ग ही कर रहा है। तो ये बिल्कुल बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। अध्यक्ष जी, आपके संगठन की भागीदारी क्या पिपली रैली में भी रही है? किस तरह से? हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे शामिल हुए थे, और हमारे जो प्रवक्ता हमने बनाए हैं आशीष से, तो उनका रिप्रेजेंटेशन हमने करवाया था जी। और हम लोग सारे हरियाणा में हमने आह्वान किया था, जितने भी हमारे साथी से वहाँ पहुँचे थे। जी अशोक जी, जो व्यापारियों के को लेकर जो अपराध बढ़ रहे हैं, आए दिन फिरौतियां मांगी जा रही हैं, मारा जा रहा है, इसी लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हर चीज़ के पीछे रोजगार रहता है, और इन पिछले 6 साल में जो आंकड़े आपके सामने हैं, आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। कोई व्यापारी बैंक से पैसे निकालने ले गया, उसको खोस लिया बैग को। किसी की हत्या हुई, अभी हादसे के अंदर हम लोग धरना करके आए थे, वहाँ पे सरेआम एक काउंटर पे बैठे हुए हैं। तो पूरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी बहुत चिंता है, और व्यापारी को जब तक अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, जब तक व्यापारी कोई बिजनेस करेगा नहीं। आज हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर जा रहा है विदेशों में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारे लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब है कि आप व्यापारी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को जब तक अच्छा वातावरण नहीं दोगे, तब तक आपके यहाँ कोई काम खुशहाली का होगा नहीं। मैं अभी पिछले दिनों सिक्किम गया था, तो सिक्किम में आप देखो, हरियाणा का मोर देन 60% व्यापारी हरियाणा से गया हुआ है, और उस सिक्किम को, पूरी स्टेट को हरियाणा के व्यापारियों ने खुशहाल किया, क्योंकि यहाँ से वो लोग गए, उनको बिजनेस करने का तरीका है। आज मान लो वहाँ पे अगर अपराध बढ़ गए, तो वो 60% लोग जो वहाँ पे व्यापार चला रहे हैं, वो वहाँ से भाग जाएंगे, तो सिक्किम क्या रह गया फिर? तो हर स्टेट की, आज में ये सबसे अच्छा स्टेट है हमारा हरियाणा स्टेट, कैपिटल के पास भी है, दिल्ली के पास भी है। तो यहाँ पे अगर अच्छा वातावरण रहेगा तो निश्चित तौर पे यहाँ व्यापार फले फूलेगा, और व्यापार फले फूलेगा तो निश्चित तौर पे आप समझते हो स्टेट फलती है, क्योंकि उसी के रेवेन्यू से उसका जो आपका टैक्स का पेमेंट आता है, उसी तो डेवलपमेंट होता है। आप देख रहे हो पिछली गवर्नमेंट ने किस तरह के काम किए, इस गवर्नमेंट ने किस तरह के काम किए। पहले क्या होता था कि हर व्यापारी का एक प्रतिनिधि सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में रहता था। जीएसटी काउंसिल बनी, तो उसमें जीएसटी काउंसिल के अंदर 2 आदमी व्यापारी पूरे इंडिया से उन्होंने मेंबर बनाए हुए थे। तो मोदी गवर्नमेंट जैसे ही बनी, जीएसटी काउंसिल को रिव्यू किया, तो इन्होंने स्टेट के जो एक्साइज मिनिस्टर है खाली उनको रखा, व्यापारी प्रतिनिधि को किसी को भी नहीं रखा, ना एसोचैम को रखा, ना आपका सीआईआई को रखा, ना जो बड़ी नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी ने भी रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं रखा। चलिए सर, एक आखिरी सवाल,
सरकार से आज व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर क्या मांग करते हैं? मैंने आपको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे ठीक होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा तो निश्चित तौर पर व्यापारी खुशहाल होगा। और जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, आज जैसे विकास जी ने बताया कि एक टैक्स आज से फिर दोबारा से लग रहा है। जीएसटी का एक नियम है कि जीएसटी लग गया, इट्स मीन सारे टैक्स खत्म। जीएसटी के बाद कोई पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक जीएसटी एक टैक्स है, उसके बाद कोई टैक्स नहीं लगता। अब यहाँ 1% टैक्स लग रहा है आज 1 अक्टूबर से ही। तो भारत सरकार क्या है कि आम कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा रही है, व्यापारी को नुकसान नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली वो टैक्स का बर्डन तो कंज्यूमर पे पड़ना है। आज 1% टैक्स लग गया, 0.75% 5 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर, और 5 करोड़ से ऊपर जिसकी भी टर्नओवर होगी उसको 1% देना पड़ेगा। तो 5 करोड़ की टर्नओवर तो कोई मायने नहीं रखती है। कोई भी मिडिल क्लास व्यापारी, कोई भी बड़ा व्यापारी 5 करोड़ की टर्नओवर कर जाता है एक साल में। तो मेरा ये निवेदन है भारत की सरकार से आपके माध्यम से कि इस तरह की टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करे। रेवेन्यू तक अभी कोविड टैक्स लगा दिया। कोविड टैक्स पहले ही लोग मरे पड़े हैं, उसके ऊपर कोविड टैक्स लगा रहे हो आप, तो उससे न तो व्यापारी को फ़ायदा हो रहा है न कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए भारत की सरकार। राइस मिलर ने मिलिंग के लिए मना कर दिया सरकार को। आपकी संगठन का क्या स्टैंड रहेगा मिलर के लिए? हम मिलर के साथ हैं। आज मिलर आपका जो अधिकारी है, जो अनाज को परचेज कराने में हेल्प करता है, मिलर को, मार्केट कमेटी का इंस्पेक्टर है, फूड सप्लाई का इंस्पेक्टर है, वो तो महीने में लाखों रुपए कमा रहा है। उसकी गलतियों की वजह से मिलर के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, मिलर का स्टॉक चेक किया जा रहा है। मिलर ने कोई माल परचेज किया है तो पैसे दे के किया है, चाहे वो हरियाणा से किया हो, चाहे उसने उत्तर प्रदेश से किया हो, चाहे बिहार से किया हो, चाहे राजस्थान से किया हो, वो तो पैसा दिया है ना। उसका स्टॉक चेक करने का क्या औचित्य है? हरियाणा की सरकार स्टॉक चेक करा रही है मिलर। तो हम लोग मिलर के साथ हैं। आपने कोई चोरी की है तो ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जब चोरी हुई नहीं, अननेसेसरी तंग किया जा रहा है और तंग का कोई पैमाना नहीं है। बदमाशी तो आपका इंस्पेक्टर कर रहा है फूड सप्लाई का, बदमाशी आपका मार्केट कमेटी का इंस्पेक्टर कर रहा है, उसके खिलाफ तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, मिलर के ऊपर शिकंजा कस रहे हो। तो मेरा निवेदन यही है कि सिस्टम की कमी है। जब हमारा सिस्टम ठीक होगा तो निश्चित तौर पे सारे लोगों को फायदा होगा। लेकिन सरकार तो कहती है कि अब भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं। आपके सामने है, आंकड़े भी आपके सामने हैं, कितना भ्रष्टाचार मुक्त ये प्रदेश है। जी, एक आदमी जो 100 रुपये लेता था वो 1000 रुपये ले रहा है, 2000 रुपये लेने वाला 5000 रुपये ले रहा है। छोटे से छोटे काम से बड़े काम तक सारे पैसे लेके काम हो रहा है। तो कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है? तो आपका संगठन लड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ? बिल्कुल क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति यही है कि हम लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, आवाज उठाएं सरकार और तक इस बात को पहुंचाएंगे जी, कि भाई ये फला इंस्पेक्टर, ये फला अधिकारी बदमाशी कर रहा है व्यापारी के साथ। अभी गोहाना के अंदर आपने देखा बारदाना देना था दुकानदारों को, तो 1 फड़ पे बारदाना दिया जा रहा है, 3 फड़ को छोड़ा जा रहा है। तो ये क्या है? इट्स मीन कि वो फड़ किसी न किसी अधिकारी को पैसे दे रहा था, बाकी 3 फड़ ने क्या गुनाह कर रखा है, उनको अवॉइड किया जा रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ जाके बात की, आपके फूड का जो डायरेक्टर है उससे भी बात की, सबसे बात करके हमने उसको सोल्यूशन निकाला। तो जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, और वहाँ किसान है 1 फट पे माल बेच पा रहा, दूसरे फट पे माल ही नहीं बेच पा रहा, तो हर आदमी को तकलीफ है ना। किसान भी दुखी, मजदूर भी दुखी। आपकी दुकान के बाहर माल पड़ा हुआ है और वो 3 दिन तक बारदाना की वजह से ना उठे। एक मंडी के अंदर सर कुछ क्विंटल जीरी खरीदने की पॉलिसी है सरकार की, क्या ये सही है? उसमें भी किसान दुखी है, जी उसमें भी किसान दुखी है। उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जी, और ऑनलाइन की हालत आपके सामने। इंटरनेट की सुविधा कितनी बढ़िया है हमारे देश में, इंटरनेट चलता नहीं है। अभी हम लोग यहाँ ही आ रहे थे तो यहीं पे आने में हमें दुविधा हुई थी, जबकि लोकेशन भेज रखी थी इंग्लिश जी ने,
तो इंटरनेट बंद हो ही जा रहा था। तो एक गांव के अंदर कहाँ इंटरनेट है, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए पहले कि तेरे पास कितना अनाज है, कितना तेरे पास एकड़ ज़मीन है, उसकी फर्द दो, उसकी ये दो, उसकी GST दो, आधार कार्ड दो। तो जब आप 20 कागज़ मांग रहे हो किसान से ही, तो बेचारा किसान फिर व्यापारी ना बन जाएगा। उसको कोई सुविधा और पर्टिकुलर फिक्स नहीं करना चाहिए। जिसके पास 100 किले हैं तो उसके तो अनाज ज़्यादा होगा, जिसके पास 2 किले हैं उसके पास अनाज कम होगा। अध्यक्ष, बड़ौदा चुनाव में संगठन की क्या भूमिका रहेगी जो निकट भविष्य में? बड़ौदा चुनाव में हम लोग, सरकार अगर हमारी बातें मानती है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो विरोध करेंगे वहाँ जाके। जी, क्या आपका संगठन सरकार की आंखों में आंखें मिला के उनसे हितों की बात कर सकता है व्यापारी की? करेंगे, इसीलिए तो ये संगठन बना है। जी, जो संगठन बड़े बने पुरजोर हुए तरीके हैं, से करेंगे। जो संगठन बने हैं वो जी। वही पैरोल पे हैं उनके, इसलिए बात नहीं करते। हम लोग पैरोल पे नहीं है, हम तो व्यापार के हित के लिए हैं। अभी आपने एग्रीकल्चर ऑर्डिनेशन की बात करी, वे सरकार 3 अध्यादेश ले आई, किसान सड़कों पर है, तो व्यापार मंडल की क्या भूमिका रहेगी? हम लोग किसान की बात का समर्थन कर रहे हैं जी। उसके पीछे ये नहीं है कि किसान से हमें कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान फायदा हो रहा है। उसका ये है कि जो किसान का और जो आड़ती का जो भाईचारा है वो बिगाड़ने का काम सरकार कर रही है। आड़ती को पहले बुलाया सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने 2% आड़त हमको मिलती थी, उसको पहले उन्होंने रिड्यूस कर दिया, अभी 1% मिलेगी। तो भी आड़ती ने तो कुछ भी नहीं कहा, ठीक है जी 1% दे देना। अब आज ये कह रही है कि कोई भी आदमी, बड़ा आदमी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के वो अनाज खरीदेगा। उसमें टर्म्स कंडीशन इस तरह की डाल दी कि आप और मैं तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर ही नहीं बन सकते। जी। उसमें तो धीरू भाई अंबानी का लड़का बन सकता है, उसमें तो अडानी का लड़का बन सकता है, उसकी तो टर्म्स कंडीशन इस तरह की है। तो वो बड़े घराने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, वो किसान से डायरेक्ट अनाज खरीदेंगे। आड़त ने, जो हरियाणा की सरकार ने आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके मंडियाँ बनाई, वो बेकार हो गई। उसके अंदर जो 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 2 करोड़, 5 करोड़ की दुकान बिकती थी वो 50 लाख रुपए की हो गई। तो डायरेक्ट नुकसान किसको हो रहा है? उसका डायरेक्ट नुकसान सीधा व्यापारी को हो रहा है, उसका डायरेक्ट नुकसान आड़ती को हो रहा है। उसकी 1% की जो 2 से 1 पहले आड़त कर दी, वो 1% भी खत्म हो गई। कोऑपरेटिव घराने खरीदेंगे माल को, अब वो अपनी कंडीशंस पे खरीदेंगे। MSP कहाँ उसमें लागू होगी? तो 2 रुपये अगर MSP फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने, तो 2 रुपये में खरीदेगा, ये क्या जरूरी है? और सरकार के जितने भी नेता हैं जो सत्ताधारी हैं वो कह रहे हैं कि MSP का तो रेट पहले से तय हो आप रखा है। अध्यादेश को पढ़ लो, अगर लेकिन- MSP का उसमें कहीं जिक्र भी हो तो। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 3 अध्यादेश में कहने को MSP छोड़ो। नहीं है, लेकिन MSP पहले से रजिस्टर्ड है जो सरकार पहले सत्ता में थी। भैया जब आपने नया ऑर्डिनेंस पास कर दिया, पार्लियामेंट में एक नया बिल आ गया, कानून नया बन गया, तो वो पुराने वाले तो निरस्त हो गए ऑटोमेटिकली। लेकिन मौखिक रूप से तो बोल रहे हैं कि मौखिक रूप मंडियां से- नहीं टूटेंगी और MSP पे मौखिक लागू रूप से रहेगा। कहने का मतलब गुमराह करना है। सरकार किसान को, व्यापारी को गुमराह करे। लेकिन उनका आरोप है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो बरगला रही है जमींदार को आप और व्यापारी खुद को। ऑर्डिनेंस पढ़ लो ना मेरे भाई। हम अगर बरगला रहे हैं, व्यापारी संगठन अगर बरगला रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर पार्टी बरगला रही है, तो आप खुद ऑर्डिनेंस पढ़ो ना। ऑर्डिनेंस में कहीं MSP का जिक्र ही नहीं है कि हम सरकार निर्धारित करेगी वैल्यू तो वो कोऑपरेटिव घराना निर्धारित करेगा कि भी तेरा 5 रुपये किलो का माल है तो मैं 4 रुपये में खरीदूंगा। आज पैसे चाहिए तो 2 दिन बाद चाहिए तो मैं 4.5 में खरीदूंगा, 6 महीने बाद पैसे चाहिए तो 5 रुपये खरीदूंगा। वो फाइनल करेगा, किसान को कोई फायदा नहीं होने जा रहा। जहाँ तक बरगलाने की बात है, जो आड़ती और व्यापारी आज सड़कों पर क्यों है? आम व्यापारी भी और जो किसान है सड़कों पर आंदोलन करने पे बड़े मजबूर हो रहे हैं। हम तो बल्कि उनको समर्थन दे रहे हैं, बजाय बरगलाने के उनके हितों की बात कर रहे हैं। आपने किसानों की और आड़ती की और व्यापारी वर्ग की बात की, तो यहाँ पर मुख्य रूप से किसानों को क्या क्या परेशानियां रहेंगी ये तीनों बिल पास होने के बाद? किसान हो को चुके हैं। सीधा किसान को परेशानी ये है कि किसान अनाज लेके उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जाएगा, अपना माल दिखाएगा। अब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी उस माल के 2 रुपये लगाए, 5 रुपये लगाए, 10 रुपये लगाए, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने तय करना है, किसान ने नहीं तय करना। किसान की मजबूरी है, वो अपना अनाज लेके शहर में आ गया तो वो वापस तो ले जाने से रहा,
तो वो चाहे 2 रुपए मिले, चाहे 5 रुपए मिले, चाहे 4 रुपए मिले, बेचारे को बेच के जाना पड़ेगा। तो किसान तो बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा। यस, ये मैं कहना चाहता यही हमारी लड़ाई है। हूँ। और जब एमएसपी फिक्स हो जाती है तो एक रेट फिक्स हो जाता है, तो उस रेट से ऊपर मिलेगा फिर उससे। तो एमएसपी फिक्स करनी चाहिए, इस ऑर्डिनेंस के अंदर डालना चाहिए कि भी एमएसपी फिक्स होगी तो किसान को भी फायदा, किसान को क्या फायदा होगा। अशोक जी, उससे मंडियां बच जाएंगी। मंडियां नहीं बच रही, मंडियां तो बर्बाद होने जा रही है। जी नहीं, अभी आपने जिक्र किया कि एमएसपी की लाइन डाल दी जाए तो जमींदार बच गया, जमींदार लेकिन बच गया है, व्यापार जो था वो मंडी नहीं बचती, फिर भी मंडी तो फिर भी बर्बाद हो रही है। तो मंडी को बचाने के लिए अशोक वानीवाला क्या रणनीति अपनाने वाले? हम लोग मंडी को बचाने के लिए कह रहे हैं कि आड़ती के थ्रू ही खरीद होनी चाहिए, बजाय कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से खरीद हो। उसमें मंडी के ही व्यापारियों के हित शामिल है, जी अदरवाइज नहीं हो सकता। बहुत जी बहुत 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 धन्यवाद।